नमस्कार दोस्तों, जेडीएस कंपटीशन में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8 एनसीईआरटी फाइनलाइज कर रहे हैं। इसमें 4 चैप्टर छोटे छोटे हैं। कृषि, उद्योग, व्यापार वाणिज्य और मानवीय संसाधन। इस चारों चैप्टर को छोटे छोटे हैं, कॉम्पैक्ट रूप से मैं पूरा यहाँ पर डिस्कस कर दे रहा हूँ। और कल से फिर क्लास 9th की एनसीईआरटी हम लोग स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी की। चैप्टर देख लेते हैं भाई, कौन कौन सा है। 15, 16, 17, 18, 15, 16, 17, 18। पहले इसमें आते हैं कृषि। सबसे पहले कृषि पे आ जाते हैं। भारत में कृषि हम हमेशा से सुनते आए हैं, बचपन से मैं ही सुनता आया हूं। भारत एक कृषि प्रधान देश है भी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारी लगभग 60 से 70% की आबादी कृषि पर ही डिपेंडेंट है, कंटिन्यूस पर। और प्राथमिक जो व्यापार है, जो उद्योग है, आप उसको कह सकते हैं कि कृषि ही है। और भारत की जो आबादी है मैक्सिमम, वो गांव में ही बसती है। गांधी जी ने भी यही कहा था, भारत की आत्मा गांव में बसती है। शहरों की आबादी हमारी ग्रामीण आबादी की अपेक्षा कम है। और जब गांव में बसती है तो गांव के जो इनकम का सोर्स है वो कृषि ही है। अब हम आते हैं कि कौन कौन सी ऐसी फसलें भारत में उगाई जाती हैं, कौन सी नकदी फसलें, कौन सी खाद्यान्न फसलें। पहले हम कैटेगराइज कर लेते हैं। कृषि में 2 प्रकार की फसलें हैं, एक खाद्यान्न, एक अखाद्यान्न। खाद्यान्न फसलों में गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा ये सब आ जाते हैं। अखाद्यान्न में कपास हो गया, और सूत हो गया, और रबर हो गया, चाय हो गया, ये सब अखाद्यान्न में है। यानी डायरेक्ट हम इसको नहीं कर रहे हैं, किसी अन्य कार्य के लगा रहे हैं, प्रोडक्शन हम इसका कर रहे हैं। ये हो गया खाद्यान्न और अखाद्यान्न में। अब प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं? प्रमुख फसलें हैं आपका चावल, गेहूं, ये 2 तो प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त ज्वार, बाजरा, मक्का, ये सब, रागी, दाल, ये सब फसलें हैं। चावल में चले आप आइए, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल यह है चावल। मध्यम तापमान इसके लिए आवश्यकता पड़ती, वर्षा की ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। वर्षा इसके लिए लगभग 100 सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है। सिंचाई भी इसके लिए आवश्यक मानी गई है। जैसे आजकल चावल की फसल एकदम अपने पीक पर है, पकने के करीब पर है। हो सकता है नवंबर में इसकी कटाई शुरू हो जाए। ये आपका चावल के बारे में हो गया। गेहूं, कौन कौन से क्षेत्र चावल उत्पादक के लिए माने जाते हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, बंगाल, ये सब चावल के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। चावल के बाद हम आते हैं गेहूं पर। गेहूं सेकंड लार्जेस्ट क्रॉप है हमारे यहाँ इंडिया में। इसके लिए पंजाब, हरियाणा, ये राज्य बहुत उत्पादन करते हैं। यहाँ पे थोड़ा पानी, बहुत ज्यादा पानी ना हो, कम पानी हो तभी काम चल जाएगा। मध्यम ताप की इसके लिए भी आवश्यकता पड़ती है। हाँ, ठंडियों में बोया जाता है। ये मेनली रबी की फसल है, और चावल खरीफ की फसल है। ये यहाँ तक चावल गेहूं के बारे में जानकारी हो गई। अब इसके बाद हम आते हैं दाल पर। दाल में चना, मटर, मसूर, अरहर, ये सब दाल की प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत दाल माना जाता है। मांस मछली भी है, लेकिन भाई मांस मछली थोड़ा महंगा पड़ता है। बहुत से लोग हमारे यहाँ शाकाहारी हैं और इसलिए वो मांस का सेवन नहीं कर सकते। इकोनॉमिक फैक्टर भी कह सकते हैं और एक रिलीजियस फैक्टर भी कह सकते हैं, इसलिए नहीं हम सेवन करते। तो दाल प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। और मध्य प्रदेश दाल के बारे प्रोडक्शन में बहुत आगे है। अब आगे चलिए, रेसे, कपास। जो कपास है, कपास के द्वारा आप जानते हैं, कपास से ही हम लोग वस्त्र बनाते हैं। रुई का उत्पादन होता है।
गुजरात, महाराष्ट्र, ये सब इलाके कपास के, गुजरात मेनली कपास के उत्पादन के लिए बहुत फेमस है। अब आप आ गए बागवानी फसलों में, फल, सब्जियां, आलू, मसाले, ये सब बागवानी फसलें हैं। बागवान सब्जियां, कुछ कुछ विशेष वर्ग के लोग हैं जो सिर्फ सब्जियां ही उगाते हैं, वो एक्सपर्ट हैं ये सब्जियां उगाने में। और हर जिले में, हर जगह या हर घर में आप कह सकते हैं, हर घर में नहीं, जो इच्छुक है, जो शौकीन है सब्जियां उगाने का, वो अपने लिए सब्जियां उगा लिया करता। लौकी बो दिया, तुम तोरी बो दिया, कुछ भिंडी, चार पेड़ लगा दिया, तो ये सब सब्जियां लगाते हैं। लेकिन व्यापारिक रूप से कुछ लोग हैं जो कि सब्जियां ही उगाते हैं। अब आगे आप आ जाए पशुपालन, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ये सब हम पशुपालन के लिए करते हैं। गाय और भैंस तो मेनली हमारे लिए दूध का अच्छा एक स्रोत है, वो भी प्रोटीन विटामिन का स्रोत है दूध। और दूध के द्वारा भी हम बहुत से ऐसे डेयरी प्रोडक्ट भी निर्माण करते हैं, जो कि जैसे पनीर हुआ, बहुत ही बेहतरीन है आपके अच्छे हेल्थ के लिए। डॉक्टर हमेशा कहते हैं कि आप सप्ताह में 1 दिन पनीर अवश्य खाएं। क्यों खाएं भाई? टिश्यू को जनरेट करता, जो टिश्यू आपकी बॉडी में डेड कर गए उसको जनरेट करता है, इसलिए पनीर खाना बहुत आवश्यक है। पनीर हम लोग खाते हैं, सेवन करते हैं पनीर का। डेयरी उत्पाद में दही और तमाम चीजें हैं जो डेयरी से ही हमको प्राप्त होती है। तो इसलिए गाय और भैंस को गांव में तो लगभग देखते हैं कि हर घरों में गाय और भैंस पाले जाते हैं। यहां पे हो गया मत्स्य पालन में भी भारत आगे है। जितने कोस्टल एरियाज हैं इंडिया के, बहुत लंबी कोस्टल लाइन है भारत की, वहां पर सारा का सारा जो फिशरीज प्रोडक्ट है यहां से हम लोग प्राप्त करते हैं। बंगाल में तो इसको तो एक डिश ही बना दिया, मच्छी भात वहां लोग कहते हैं, मच्छी भात खाना बहुत पसंद करते हैं। यानी मछली और चावल, बंगाली लैंग्वेज में हमने बोला है मच्छी भात कहते हैं, तो मछली और चावल खाना बहुत पसंद करते हैं। जिस क्लाइमेट में जो फसल, आप ध्यान दें इस बात को, जिस क्लाइमेट में जो फसल बहुतायत होती वो वहां के लोगों का पसंदीदा आहार बन जाया करती। जैसे आप जाएंगे बिहार रेंज में और यूपी के ईस्टर्न जोन में, जब आप जाएंगे तो वहां पे लोग चावल खाना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। क्यों? चावल का प्रोडक्शन उस रेंज में बहुत ज्यादा होता है। पंजाब की तरफ जब हम लोग जाएंगे तो आप वहां पे रोटी खाना बहुत पसंद किया जाता है, वो तो बड़ी मोटी मोटी रोटी बना के खाते हैं, तो वहां पे गेहूं का प्रोडक्शन ज्यादा होता है। बंगाल की साइड में हम लोग चले जाते हैं, मछली चावल खाते हैं। साउथ इंडियन में चले जाएंगे तो वहां भी आंध्र प्रदेश में चावल हो जाए तो इडली, डोसा, सांभर, ये भी चावल के कुछ प्रोडक्ट हैं जहां पे ये सब खाए जाते हैं। और ये धीरे धीरे नॉर्दर्न इंडिया में भी बहुत लोकप्रिय हो चुका है। इडली, डोसा, सांभर, बड़ा पता नहीं कौन क्या क्या, हमको तो पूरा नाम ही नहीं मालूम है। होटलों में बहुत अच्छी तरीके से इसका भी बिक्री होती है। अब यहाँ पे ये हो गया मत्स्य पालन के बाद, कृषि के बारे में हमने बता दिया। उद्योग के बारे में हम चले आते हैं। उद्योग सेकेंड, हमारे क्या कुछ उद्योग को भी आप कैटेगराइज कर लीजिए। कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, कुटीर उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। कृषि आधारित उद्योग, जो कृषि के, जहां पर रॉ मटेरियल कृषि से हम प्राप्त करते हैं, उससे जो उद्योग ग्रो अप करता है वो कृषि आधारित उद्योग हो गया। और जो खनिज से, जिसका रॉ मटेरियल खनिज है, वहां से जो उद्योग ग्रो अप कर रहा है उसको खनिज आधारित उद्योग कहते हैं। और कुटीर उद्योग, छोटे छोटे उद्योग बनाना, जैसे आप गांव में आप देखते हैं कि ये सूप बनाना, एक छोटा सा मान लेते हैं, कुछ और खिलौने बनाना, कुछ ऐसे इसी टाइप में कुटीर उद्योग हो गया। और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में रॉ मटेरियल तो कृषि से आता है, फिर उसको प्रिजर्व करके उसको खाने योग्य कुछ और चीज तैयार कर दी जाती है। जैसे आप ब्रेड को आप कह सकते हैं, ब्रेड गेहूं के आटे से तैयार होता है और हम उसको
प्रसंस्कृत करके उसको हम तैयार करते, खाने योग्य बना लेते हैं। एक खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में आ गया। खनिज में आप लोहा इस्पात मान लेते हैं कि लोहा इस्पात हमारे यहाँ होता है और वहां से हम तैयार और निकालते हैं, खनिज लौह निकालते हैं और वहां से लौह को परिष्कृत करके लोहा निकाल रहे हैं और उसके पश्चात हम लोग एक लोहा तैयार करते हैं और जितने भी आपके लोहे के सामान है तैयार करते हैं। बिल्डिंग मटेरियल में लगता है, गाड़ी मोटर बाइक, ये सब साइकिल, ये सब लोहे से ही तैयार होते हैं। भारत में 1870 में आधुनिक लोहा और इस्पात उद्योग की स्थापना हुई थी, लेकिन 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना, उसके बाद से ये ग्रो अप करना स्टार्ट हुआ लोहा उद्योग। और आप चले जाएंगे तेल परिष्करण में भी, रासायन उद्योग में भी, ये सब भी हमारे यहाँ ग्रो अप कर रहा है। तेल परिष्करण में आप देखते हैं मुंबई हाई, बॉम्बे से दूर है लगभग 200 किलोमीटर, वहां से हम जमीन समुद्र के अंदर से तेल निकालते हैं, उसको परिष्कृत करके फिर लेके आते हैं, फिर अपने क्या डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आसाम में डिगबोई तेल शोधक कारखाना है, वहां से तेल निकालते हैं, फिर उसको परिष्कृत करते हैं, फिर उसको बाहर मार्केट में भेजते हैं। रसायन उद्योग में छोटे छोटे रंग रोगन, ये सब रसायन उद्योग में आ जाते हैं। इसके पश्चात हम लोग पहुंचते हैं परिवहन, व्यापार, परिवहन, संचार पर। व्यापार, परिवहन, संचार। व्यापार में हम लोग विदेशों से व्यापार करते हैं। व्यापार दो तरीके के होते हैं, घरेलू व्यापार, विदेशी व्यापार। घरेलू व्यापार में हम कहीं पर भी एक शहर में रह रहे हैं तो हमारे क्या जो ज्यादा हो रहा वो मैं किसी दूसरे शहर को मैं ट्रांसफर कर दे रहा हूं और वहां उसके बदले हमें पैसा मिल रहा है। जैसे कृषि में आप देख ले कि ईस्टर्न यूपी का व्यक्ति चावल प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा, वहां से वो चावल किसी अन्य राज्य में जहां चावल नहीं हो रहा वहां सप्लाई कर रहा है बाई ट्रक, तो वो वहां पर जो जिस दूसरे राज्य में लेके जा रहा है वहां पे उसको ज्यादा पैसा मिल रहा है। ये हो गया आपका घरेलू व्यापार। और तमाम तरीके, एक एग्जाम्पल हमने दिया। और एक होगा विदेशी व्यापार। हमारे इंडिया में जो भी एक्सेस हो रहा है हमारे खाने के अतिरिक्त, वो जो बचा हुआ एक्सेस है उसको हम अन्य देशों को एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट दो टर्मिनोलॉजी है, आप जान लें, जानते भी होंगे। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। एक्सपोर्ट मतलब में निर्यात, आयात। हमारे क्या जो भी ज्यादा हो रहा है फसल, कृषिगत उत्पाद या उद्योग आधारित उत्पाद या जो कुछ भी ज्यादा हो रहा है वो हम भारत से बाहर किसी दूसरे देश को जहां पे हमें अच्छा पैसा मिल रहा है या व्यापारिक साझेदार हमारे, हम उसको एक्सपोर्ट कर दिया करते हैं। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हमारे यहाँ किसी चीज की क्वांटिटी बहुत कम हो गई है तो हम उसको इंपोर्ट भी कर लिया करते हैं। फिलहाल भारत सरकार खाद्यान्न के मामले में हमेशा एक साल का रिजर्व खाद्यान्न रखे रहती है। जैसे अभी आपने देखा कोरोना पीरियड में जो लॉकडाउन हम लोगों को हुआ तो वहां पर भारत सरकार का जो रिजर्व खाद्य था, फूड ग्रेन्स था, उसको उसने मार्केट में लोगों के लिए सप्लाई कर दिया। तो अगर ये ना होता तो हो सकता था, संभव था कि कहीं ना कहीं कुछ क्राइसिस आती, संभव था। और इनकी भारत सरकार की बात छोड़िए, आप अपने घर में देखिए, हम लोग व्यक्तिगत रूप से जब भी हमारे यहाँ फसल तैयार होती है तो हम कुछ खाद्यान्न या साल भर का 6 महीने का, जब तक अगली फसल तैयार नहीं हो तब तक के लिए हम लोग खाद्यान्न सुरक्षित रख लेते हैं और कुछ एक्सेस ही रखे रहते हैं कि क्राइसिस अगर आ जाए, कोई पैसा आपदा विपदा आ जाए, जब हमें खाद्यान्न उपलब्ध ना हो मार्केट में, तब हम क्या करेंगे, ये हम लोग स्टोर कर लिया करते हैं। ये आपका हो गया एक व्यापार हो गया। अब हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी हो गया। अब इसके पश्चात हम आते हैं सेकंड पे परिवहन पर। परिवहन क्या है भाई? परिवहन के हमारे यहां मेनली दो हैं, तीन है।
है तो चार, लेकिन ज्यादातर हम देखते हैं सड़क परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन भी कह सकते हैं, जलीय परिवहन, ये चार हैं। तो सड़क परिवहन में आप देख रहे हैं पूरा का पूरा भारत धीरे धीरे सड़कों का जाल बिछा दिया गया है। बड़ा स्वर्णिम चतुर्भुज योजना आप देख लें कि पूरे भारत को एकदम स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से जोड़ दिया गया। हालांकि ये कॉन्सेप्ट शेरशाह सूरी का था। ग्रांड ट्रंक रोड सबसे पहले शेरशाह सूरी ने मध्यकालीन भारत में बनाया था। अब आज हम लोग वहीं से विस्तार भी ले रहे हैं। अशोक ने भी बनाया था, सम्राट अशोक ने राजमार्ग, और वो कपिलवस्तु के पास है वो राजमार्ग, आप देखें बहुत अच्छा रोड है। ये सड़क परिवहन, और ज्यादातर हम लोगों के यहाँ जो पैसेंजर्स ट्रेवल करते हैं या हम माल ढुलाई भी करते हैं, सड़क परिवहन से भी करते हैं। उसके पश्चात हम आते हैं सड़क रेल। सड़क हो गया, रेल हो गया, वायु हो गया, जल हो गया। मेन ये दो है, सड़क और रेल। रेल से पैसेंजर्स की ट्रेवलिंग भी खूब होती है और माल की ढुलाई भी खूब होती है। आप देखेंगे मालगाड़ी बहुत चलती है, जहां सप्लाई करना करना होता है वहां पहुंचा दी जाती है पूरी मालगाड़ी, फिर वहां से कुछ यहां सामान लेके चले। ये रेल का एक बहुत बढ़िया कुशल संचालन है। और भारत में रेल का भी पूरा नेटवर्क बिक चुका है, बस खाली हिल एरियाज को छोड़कर, यानी नॉर्थ ईस्ट के जोन में, और ऊपर भी काम काफी कुछ चल चुका है जम्मू कश्मीर साइड में, लेकिन जहां पे दुर्गम पहाड़ियां वहां पर अभी नहीं पहुंचा है। वायु परिवहन में मेनली पैसेंजर्स का जो है वो आवागमन होता है, माल ढुलाई बहुत रेयर। तो जिनको बहुत जल्दी यात्रा करनी है वो वायु परिवहन से चले जाएं भाई, जेट एयरवेज से चले जाएं, इंडियन एयरलाइन से चले जाएं, एयर इंडिया चले जाएं, जिससे मन का उससे जा सकते हैं। जलीय परिवहन में भी हम जब भी विदेशों से कोई माल अपना मंगाते हैं, कोई अपना सामान मंगाते हैं, तो मेनली जलीय परिवहन को ही इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ मुंबई पत्तन आप ले लें, तो यहाँ अफ्रीका से जब भी कोई किसी भी देश से हमको सामान मंगाना होता तो बाई शिप वो आता है, प्लेन से तो आएगा नहीं, रेल है नहीं, सड़क है नहीं, सड़क का अभी तो अनडेवलप्ड कंडीशन में है, तो बाई शिप ही आता है। तो ये जल परिवहन जो है वो आउटसाइडर्स के लिए मेनली है, इनसाइडर्स के लिए नहीं है। ये आपका परिवहन हो गया। संचार में आप चले आते हैं। संचार में तो आपके हाथ में ही मोबाइल इस समय, आप देख ही रहे हैं, क्या देख रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, जेडीएस कंपटीशन देख रहे हैं। तो ये भी संचार का बहुत बढ़िया सोर्स हो चुका है कि हम लोग एक हाईटेक में जा चुके हैं। पूरी दुनिया से हमने अपने आप को जोड़ दिया है। अमेरिका वाशिंगटन डीसी में क्या घटना घट रही है हमको तुरंत पता चल जा रहा है। ये संचार का सबसे अच्छा माध्यम हो चुका है आज की डेट में। हाँ, और संचार के क्या क्या माध्यम हमारे इंडिया में, डाक सेवाएं हैं, ये मोबाइल टेक्नोलॉजी तो है ही ऑलरेडी, और इसमें आप जनसंचार को भी ले सकते हैं। जनसंचार में मेनली जितने भी ऐसा मीडिया वर्क को आप कह सकते हैं, ऐसा न्यूज जो पूरे मास तक स्प्रेड हो जाए। इस समय जो आप देख रहे हैं वो तो इंडिविजुअल हो गया, लेकिन पूरा मास अगर उसको कवर कर रहा है तो एक मास कम्युनिकेशन हो गया। मीडिया को आप उसमें ले सकते हैं कि वो मास कम्युनिकेशन करते हैं। किसी भी एक घटना को आप वो सारे मीडिया वाले कवर कर लेते हैं तो पूरा देश देखता है, 1 अरब 35 करोड़ की आबादी देखती है। तो वो भी जनसंचार का बहुत अच्छा माध्यम है। डाक सेवाएं आज भी जो, अब तो हम लोग बहुत आगे निकल चुके हैं, फिर भी जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं वो डाक के द्वारा ही प्रेषित किए जाते हैं। हालांकि ईमेल आ चुका है, जीमेल आ चुका है, सब कुछ हो चुका है, तत्काल उनको तो नोटिस में दे दिया जाता है, लेकिन डाक से भी हम लोग काम किया करते हैं, सूचनाएं प्राप्त किया करते हैं। ये आपका हो गया संचार। अब लास्ट आपका है मानवीय संसाधन। मानवीय संसाधन
मानवीय संसाधन में हमारे यहां जो एक लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन है, वही मानवीय संसाधन है। यही हमारी अच्छाई भी है और यही हमारी बुराई भी है। अच्छाई कैसे भाई? पहली बात तो आप ये जान लें कि जो भी यहां पे आबादी है वो विभिन्न प्रकार की है और हर जगह से अलग अलग टैलेंट आ रहे हैं। जो क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी इंडिया की है, वही डाइवर्सिटी पॉपुलेशन डाइवर्सिटी भी है। अलग अलग ब्रेन अलग अलग दिशा से आ रहे हैं हमारे क्या इंडिया में। जैसे आप एक एग्जांपल लें, अमेरिका में एक प्रकार की आबादी है। अगर हमारे इंडिया के आईटी प्रोफेशनल्स लोग अमेरिका में न रहे या विड्रा कर लें, तो शायद अमेरिका की जो टेक्नोलॉजी, संचार कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, वो कोलैप्स कर जाएगी। ब्रेन है इंडिया का, ब्रेन है ये, आईटी हब है इंडिया। ये आपकी बहुत बड़ी अच्छाई है। और आप कोस्टल एरिया में चले जाएंगे तो हमारे क्या जो ये आबादी ये समुद्र से संबंधित गतिविधियों पे लगी हुई है, तो ये कहीं ना कहीं हमको सुरक्षा भी प्रदान कर रही है। अगर कोई ऐसी आपदा विपदा आती है या कुछ और बातें होती हैं, तो ये लोग उस समुद्र से संबंधित गतिविधियों में भी इन्वॉल्व रहते हैं। तो अगर इनलैंड में रहते तो नहीं, बीच का व्यक्ति नहीं करता है। दिल्ली मुंबई, दिल्ली का व्यक्ति, मध्य प्रदेश का व्यक्ति जो अंदर है, हरियाणा का व्यक्ति, वो समुद्र से संबंधित गतिविधियों का तो जानता नहीं है, तो वो नहीं करेगा। लेकिन कोस्टल आबादी जो है, कोस्टल पॉपुलेशन जो है, वो उसके बारे में जानती है। अब हिसाब हमारे लिए बुराई कैसे है? इतनी बड़ी आबादी के लिए हम लोग उतना जतन नहीं कर पा रहे हैं। इसमें कुछ गरीब, ज्यादातर गरीब भी हैं, जिनको हम भरपेट भोजन भी नहीं करा पा रहे हैं। ये हमारी सबसे बड़ी ड्रॉबैक है। यद्यपि हमारी सरकारें प्रयत्नशील हैं, लेकिन अभी तक ग्राउंड पर जहां तक पहुंचना चाहिए। मध्य प्रदेश की एक छोटी सी मैं घटना बता दूं, यहां पर बताना बहुत प्रासंगिक होगा। एक बहुत गरीब फैमिली थी, ये 2 साल पहले की घटना थी। बहुत गरीब फैमिली थी, वो कहीं किसी दूसरे शहर से पहुंची, ग्वालियर या कहा किस जिले में पहुंची, मैं जिले का नाम नहीं बता सकता। वहां पहुंचा, वहां पे अपना मजदूरी करने लगा वो वर्ग, और उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे। तो ठेकेदार से काम को पैसा दे, पैसा नहीं दिया ठेकेदार, और उसकी बच्ची लगभग साल भर की थी। भूख से वो बच्ची मर गई। यकीन मानिए आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे सुनकर। मैंने मीडिया में उस खबर को देखी, और उसके पश्चात 24 घंटे के अंदर तमाम प्रशासनिक महकमा सक्रिय हुआ, उसको पैसा वैसा दिया गया, लेकिन तब तक तो उसकी बच्ची जा चुकी थी। उस ठेकेदार की कमी कहिए या उसकी खुद की कमी कहिए, ये गरीबी का एक ऐसा ज्वलंत उदाहरण है जो कि हमारी जो बड़ी आबादी है उसके लिए हम परेशानी है। तो उतनी ही आबादी हो जितनी की हम देखभाल कर सकें, ये अच्छी बात होगी। और गरीबी, किसी हिसाब से गरीबी दूर करना ये व्यक्ति का भी दायित्व है और सरकार का भी दायित्व है। व्यक्ति अपना प्रयत्न करे, सरकार उसको सपोर्ट करे। आज का जो भी चैप्टर है 15, 16, 17, 18, ये पूरा का पूरा यहां पे फिनिश हो गया। और आज की इस लेक्चर के साथ क्लास 8 ज्योग्राफी एनसीईआरटी फिनिश होती है। कल हम क्लास 9th ज्योग्राफी, जिसमें इन्वायरमेंट है, उसको मैं शुरुआत करूंगा। कल के आप वीडियो फिर आप देखिएगा। और चैनल को अगर आपको पसंद आ रहा है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। हमारे लिए आसानी हो, थोड़ा मोटिवेशन हमारे लिए भी रहे भाई। नमस्कार, धन्यवाद।